नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि मैंने हिंदी के लिए प्रतिवाद नाम का अलग से चैनल बनाया है। और 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो भाऊ तोरसेकर के सिर्फ प्रतिवाद पर रहेंगे। प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो डालना मैं बंद करूंगा। आज ये वीडियो दोनों जगह जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज के विषय की ओर बढ़ना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी में जो खलबली मची है, वो कोई नई बात नहीं है। कोई भी पार्टी अगर चुनाव हार जाती है या उसकी सीटें कम हो जाती है, तो उस पार्टी में आपसी अंदरूनी झगड़े जो है वो खुले में आना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा कि 2014 और 2019 में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। 10 साल देश पर सत्ता चलाने के बाद सोनिया गांधी का करिश्मा खत्म हो चुका था और राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे थे, फिर भी अपनी ही बात चला रहे थे। उसका परिणाम 2014 में दिखाई दिया। और 200 से ज्यादा सीट जिस कांग्रेस पार्टी के पास थी 2009 चुनाव के बाद, वो पार्टी सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई। तो आहिस्ते आहिस्ते गांधी परिवार का करिश्मा खत्म हो रहा है, ये बात मानकर बहुत सारे कांग्रेसी पार्टी छोड़ने लगे। कांग्रेस के अंदर झगड़े शुरू हो गए। एक के बाद एक बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग अलग दूसरी पार्टियों में या डायरेक्टली बीजेपी में शामिल होने लगे। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए जब पार्टी हार जाती है और पार्टी में सीटें कम हो जाती है, तो अंदर उन्हें झगड़े, बाहर रास्ते पर वो खुले में आना शुरू हो जाता है। सोनिया गांधी का करिश्मा कम हो गया। गांधी परिवार का जो जादू है वो कम हो रहा है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के उम्मीदवार को जीता नहीं सकती है, ये बात समझ में आने लगी। तो एक एक करके बहुत सारे नेता उनका साथ छोड़कर निकल जा रहे थे। और अंदरूनी झगड़े जो सक्सेस होता है तो दब जाते हैं, वो ओपनली सामने आने लगे। बिल्कुल 2024 के चुनाव के नतीजे सामने आ गए और दोबारा बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी जैसी पार्टी पीछे पड़ गई। 303 से 240 तक सीटें घट गई। तो बीजेपी में दबे हुए जो बागी सुर थे वो सुनने आने लगे। और जो बात राष्ट्रीय तौर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, वो राज्य में भी होना लाजमी है। वैसे तो ये बातें हमेशा से होती है, हर पार्टी में होती है। आपको याद होगा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला था, तब पार्टी के पास विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कोई चेहरा नहीं था। हाँ, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य नाव का बिल्कुल एक सामान्य लेवल का नेता प्रदेश अध्यक्ष था। और फिर भी बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव बड़ी ताकत से जीता था। 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। और अपोजिशन के लिए सिर्फ फैमिली पार्टी बच गई थी। कांग्रेस के दो ही उम्मीदवार चुनकर आए थे, वो भी एक ही फैमिली से थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। समाजवादी पार्टी के 5 एमपी चुनकर आए थे, लेकिन वो भी एक ही फैमिली से थे। मुलायम सिंह के घर के ही परिवार के 5 एमपी चुनकर आए थे। और मुलायम का परिवार छोड़कर एक भी कोई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से लोकसभा पहुंचा नहीं था।
मायावती की पार्टी का तो एक भी एमपी चुनकर नहीं आया। मतलब साफ था 2014 में यूपी के जो नतीजे सामने आए तो बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में छा गई थी। 2019 में बीजेपी की सीटें घटी, 71 से घटकर 63 हो गई, 63 हो गई। मायावती और अखिलेश साथ होकर भी वो ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें जीत पाए। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी 37 सीटों तक पहुंच गई, बीजेपी का नंबर 2 हो गया। तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव था उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो हवा में थे। उनको लगता था कि मोदी का करिश्मा है, लोकसभा जीतने के बाद विधानसभा में तो बहुमत आना ही है, और बीजेपी के पास अगर कोई चेहरा नहीं है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम ही बन जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे। क्योंकि उनकी अध्यक्षता में पार्टी का चुनाव लड़ा जा रहा है और ये बहुत सारी जगह हुआ है। यही बात कांग्रेस के लिए 2000 मेरा ख्याल है 2018 में राजस्थान में हुई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, पार्टी को बहुमत मिल गया तो उनको लगता था उनको ही मुख्यमंत्री होना है, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि हाईकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो कुछ समय खलबली मची रही, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन वो बगावत पर निकल आए। तो ये हर पार्टी में होता है। और वही बात अगर 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई है, यूपी में हुई है, तो वहां बगावती सुर जो दबे हुए होते हैं वो तो निकल कर बाहर आएंगे। इसका कारण 2017 से लगातार चल रहा था। अगर मैं प्रदेशाध्यक्ष हूं और विधानसभा में पार्टी में बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें, 75% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत गई है, तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये केशव प्रसाद मौर्य मानते थे। लेकिन ये भूल गए कि उनकी उतनी क्षमता नहीं थी कि वो अकेले पार्टी को जिता पाएंगे। क्योंकि एक बात तो साफ थी, उसका सबूत तो बहुत जल्दी आ गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद पार्टी हाईकमांड यानी मोदी जी और उनके जो साथी थे दिल्ली में बैठे, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया। और जो चेहरा किसी रेस में था ही नहीं, स्पर्धा में था नहीं, ऐसे लोकसभा के एमपी गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस वक्त तो वो चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है ये किसी के ध्यान में, दिमाग में भी नहीं था। अचानक से नाम आ गया और वो हो गए। लेकिन होने के बाद 5 साल जिस ढंग से उन्होंने सरकार चलाई, उसका फायदा 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल गया। क्योंकि बीजेपी ने फिर से 80 में से 63 सीटें यानी 80% सीटें उत्तर प्रदेश में अकेले जीत ली थी। तो वो जितना मोदी का करिश्मा था उतना ही योगी योगी का करिश्मा था। योगी ने उत्तर प्रदेश की चरमरा गई कानून व्यवस्था इतने ढंग से लाइन पर ला दी, ट्रैक पर ला दी कि देखते देखते योगी भारत भर में पॉपुलर होने लगे। बंगाल हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी विधानसभा चुनाव होता है तो योगी को प्रचार के लिए भेजो, ये मांग शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश छोड़ो, देश भर की बीजेपी की नेताओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर किसका नाम लिया जाता है तो वो योगी का लिया जाता है। और इससे केशव प्रसाद मौर्य को जलन हो तो कोई गलत बात नहीं मानता। ये तो हर पार्टी में होता है, हर संगठन में होता है।
तो बीजेपी कोई साधु संतों की पार्टी नहीं है। अंग्रेजी में बोलते हैं पावर करप्ट। सत्ता हमेशा इंसान को भ्रष्ट बना देती है, ये दुनिया भर माना गया है। तो बीजेपी उससे अलग नहीं हो सकती। अच्छा संगठन हो, अच्छी पार्टी हो, उसके बावजूद भी बीजेपी का नेतृत्व भी करप्ट हो सकता है। हाँ, एक बात है कि अगर नेतृत्व करप्ट हो तो संगठन करप्ट हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, संगठन अलग रह सकता है। और आपको मालूम है कि इसके पहले भी, जिसको एक अनुशासित पार्टी माना जाता है, ऐसी पार्टी होकर भी बीजेपी में बहुत सारी बगावत हुई है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हो, मध्य प्रदेश में उमा भारती हो, या महाराष्ट्र में खड़से जैसे नेता हो, या कर्नाटक में येदियुरप्पा जैसे नेता हो, उन्होंने बगावत की है। लेकिन पार्टी छोड़कर जाने के बाद उनकी जो बुरी हालत हो गई, उनको वापस पार्टी में लौटना पड़ा। हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ खड़से, जो प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के समय से महाराष्ट्र में पार्टी को नेतृत्व दे रहे, वो भी पार्टी छोड़कर गए थे और आज वापसी के लिए लाइन में लगे, वेटिंग कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे। कहने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा चुनाव में मेजोरिटी जाने के बाद यूपी में खलबली मची है, बीजेपी में खलबली मची है, तो कोई बड़ी बात हो गई ऐसी नहीं है, ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाना चाहते हैं, ऐसे जो मीडिया है, उनके लिए तो ये बड़ा अवसर मिल गया। क्योंकि अचानक पिछले कुछ हफ्तों में केशव प्रसाद मौर्य नाराज है, वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच गए। बहुत जल्दी त्यागी को, योगी को हटाया जाएगा, ये खबरें शुरू हो गई। और आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव के पहले ही, यानी चुनाव चल रहा था उस वक्त, जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक भविष्यवाणी की थी। अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और बीजेपी को फिर एक बार मेजोरिटी मिलती है, तो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। हुआ तो नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत आजकल की नहीं है। ये शुरुआत केजरीवाल ने 2 महीने पहले की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब ऐसी खबरें आ जाती है, तो किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर जो नाराज लोग होते हैं, जिनके मन में कुछ शल्य होता है, दुख होता है, नाराजगी होती है, वो बाहर आने लगती है। उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए अवसर है, जो चेंज, जो बदलाव हम चाहते हैं, इसके लिए अच्छा अवसर है। शायद केशव प्रसाद मौर्य वही समझ बैठे। ये भूल गए कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में ये 5 साल के लिए राज्य के मुख्य उप मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत बड़ी सत्ता होती है। फिर भी उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। फिर भी एमएलसी बनाकर इनको मंत्रिमंडल में रखा गया, उनकी पार्टी ने पूरी इज्जत की। वो चुनाव हार गए, फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इनको समझना चाहिए कि वो राज्य के पूरे बड़े, बड़ा, सबसे बड़ा सूबा है देश का उत्तर प्रदेश, लेकिन पूरे राज्य में उनका इतना करिश्मा नहीं है, उनका नेतृत्व इतना करिश्मेटिक, चमत्कारी नहीं है कि ये मुख्यमंत्री बनकर पार्टी और सरकार संभाल सकते हैं। उन्होंने अभी अभी एक वक्तव्य किया था कि सरकार से भी पार्टी का संगठन बड़ा होता है, संगठन सर्वोपरि होता है, सरकार बाद में आता है। ऐसा वक्तव्य केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। तो वो खुली बात है
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए किया था, कि मुख्यमंत्री की गलतियों के कारण पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई, यही उनको बताना था। और इसीलिए जब ऐसा वक्तव्य किया जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य एक बात भूल जाते हैं कि वो बुलडोजर के सामने खड़े हैं। किसी इंसान को रोकना, किसी जानवर को रोकना, किसी कार या साइकिल मोटर बाइक को रोकना आसान बात हो सकती है, लेकिन बुलडोजर बड़ा ताकतवान होता है। वो आप सिर्फ सामने खड़े हो जाओ और रोको तो रुकने वाला नहीं होता है, वो आपके ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए तो उसको बुलडोजर बोलता है। बुलडोज का मतलब क्या होता है? जो गाय बैल को भी हटाकर उसके ऊपर से निकल जाता है, ऐसा जो वाहन होता है उसको बुलडोजर बोलते हैं, जिसको बुलडोज करना बोलते हैं। जो किसी भी बड़े ताकतवर जानवर को हटाकर आगे निकल जाता है उसको बुलडोजर बोलते हैं, उसको ही बुलडोज करना बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ की राजनीति और उनका सरकार चलाने का जो तरीका है वो बुलडोजर जैसा है। वो बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में फैले हुए और मस्तवाल हुए माफिया को अनुशासन दिखाने के लिए उन्होंने बुलडोजर का तो खुलेआम इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश की जनता बड़े भक्तिभाव से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी बोलती है, लेकिन उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने बैठे केशव प्रसाद मौर्य बुलडोजर बाबा का मतलब ही नहीं समझ पाए। जैसे बुलडोजर की ताकत उसमें अपने आप में होती है, बस एक बटन दबा दो तो वो बुलडोज करके निकल जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। बिल्कुल वही बात योगी आदित्यनाथ की है। और एक बात समझिए, बुलडोजर जब चल जाता है तो मेरा नुकसान क्या होगा उसकी परवाह नहीं करता। गिरने वाली इमारत हो, बिल्डिंग हो, तो उसकी दीवारें, उसकी खिड़कियां, उसकी कांच उस पर भी गिर सकती है। वो नुकसान अपना भी हो सकता है, ये मालूम होते हुए भी बुलडोजर आगे चलता है। इसके लिए तो कहा जाता है बुलडोज करना। केशव प्रसाद मौर्य 5 साल के लिए, 7 साल के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन भूल गए कि जिसके साथ वो बढ़ते हैं उसको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। वो कहीं दिहाड़ी मजदूर नहीं है। वो दिहाड़ी मजदूर नहीं है। दिहाड़ी मजदूर क्या होता है? कुछ दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए काम करता है, दूसरी जगह चला जाता है। वो परमानेंट नहीं होता। और उस पे उससे भी हजारों गुना ताकत बुलडोजर में होती है। 100, 200, 500 दिहाड़ी मजदूर जितना काम 1 दिन में करेंगे उतना काम बुलडोजर 1 घंटे में करता है। इसीलिए तो उसको बुलडोजर बोला जाता है, और इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा बन गई है। और दूसरी बात, अगर सरकार से बड़ी बात संगठन है तो प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे केशव प्रसाद मौर्य सरकार में आए ही क्यों, उप मुख्यमंत्री बने ही क्यों 7 साल पहले? वो संगठन में रहते। अगर सरकार से बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति संगठन में है तो वो बड़ी संस्था में रहते, ना कि उससे छोटी संस्था सरकार में चले आते। संगठन में वो अध्यक्ष थे, सबसे ऊपर थे, तो उसी छोटी संस्था में दूसरे स्थान पर केशव प्रसाद मौर्य आए ही क्यों? बात साफ थी, उनको सत्ता की लालच थी।
योगी आदित्यनाथ को सत्ता की लालच नहीं थी, इसलिए वो एमपी बनकर बैठ गए थे। उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, और जब बना दिया तो उस अवसर को योगी ने बड़ा बना दिया। मुख्यमंत्री बनने का अवसर बड़ा नहीं था, लेकिन उस अवसर का फायदा उठाकर अपना करिश्मा दुनिया को दिखा देना, इसका मतलब जो छोटा सा अवसर है उसको बड़ा बना देना होता है। आपको याद होगा, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी 50 साल से पार्टी में काम कर रहे थे, 30-35 साल से पार्टी में काम कर रहे थे, संगठन में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव तक लड़ा नहीं। एमएलए एमपी के लिए चुनाव सीटों का बंटवारा या टिकट का बंटवारा मोदी जी करते थे संगठन के नेता बनकर, लेकिन खुद के लिए टिकट मांगा नहीं या चुनाव लड़ा नहीं। पहले मुख्यमंत्री बने और फिर चुनाव लड़े। वो छोटा सा अवसर था। परिस्थितियां गुजरात में ऐसी बनी कि मोदी जी को जबरदस्ती से मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो जो छोटा अवसर था उसको मोदी जी ने अपना कौशल लगाकर इतना बड़ा अवसर बना दिया कि वो आज 10 साल से भी ज्यादा के समय देश के प्रधानमंत्री बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य अगर मोदी जी को नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो उनको समझना चाहिए पार्टी या कोई भी परिस्थिति आपको अवसर देती है, उस छोटे से अवसर को बड़ा अवसर बना देना आपके हाथ में होता है। वरना आप जल्दबाजी करते हो तो आप उस पर मिट्टी डाल देते हो, उसका गुड़ गोबर कर देते हो। बात इतनी सी है कि केशव प्रसाद मौर्य भूल गए कि योगी आदित्यनाथ कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है, ये बुलडोजर है। अचानक से आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, और राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर बन गए। उन्होंने एक ही साथ, एक ही समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव को और मायावती को बुलडोज कर दिया था। उसको अंदर ही दगाबाजी करके केशव प्रसाद मौर्य हरा नहीं सकते। वो भूल गए कि ये दिहाड़ी मजदूर नहीं है, ये बुलडोजर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवार को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।